स्टार्ट करते हैं बेटा। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और कल हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो आपको जानना चाहिए वो मैंने बता दिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर यदि सेम हो, दे आर सेड टू बी आइसोटोनिक। यदि किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, then it is said to be hypertonic, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, that is said to be hypotonic। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स नेचुरली उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसका कंसंट्रेशन भी कम होगा। और यदि ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, माने दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, and therefore both the solutions are said to be isotonic। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब आज एक नया टॉपिक हम करेंगे, एसोसिएशन, डिसोसिएशन of an electrolyte and its abnormal molecular mass। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है पढ़ पा रहे हो आप लोग? अब इस टॉपिक का मैं बैकग्राउंड बताता हूं। आपने हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाला है विद द हेल्प ऑफ RLVP, विद द हेल्प ऑफ डेल्टा TB, विद द हेल्प ऑफ डेल्टा TF, विद द हेल्प ऑफ पाई। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। टॉपिक का बैकग्राउंड समझो बेटा, ये इंट्रो है टॉपिक का। We find the molecular mass of the solute with the help of different colligative properties। कई बार क्या है कि सल्यूट को जब आप सॉल्यूशन में डालते हो तो या तो उसका डिसोसिएशन होता है या उसका एसोसिएशन हो जाता है। या तो वो सल्यूट पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, या उसका एसोसिएशन हुआ और सल्यूट पार्टिकल जुड़ के, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल जुड़ के बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा? ये सॉल्यूट के ओरिजिनल पार्टिकल है, ये ओरिजिनल है, लेकिन जैसे ही इनको सॉल्यूशन में आपने डाला, या तो इनका डिसोसिएशन हो गया या एसोसिएशन हो गया। तो सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, यदि डिसोसिएशन हुआ तो ये पार्टिकल जो है वो एक्चुअल पार्टिकल से छोटे होंगे, लाइटर होंगे। और यदि सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन हो गया तो ये जो पार्टिकल है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इनका साइज और मास ओरिजिनल से बड़ा होगा।
और ऐसे केस में जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल से डिफरेंट होगी या नहीं होगी डिफरेंट? क्योंकि जो एक्चुअल सोल्यूट है वो टूट चुका है। NaCl डाला आपने, अब सोल्यूशन के अंदर NaCl इज नो मोर इन द फॉर्म ऑफ NaCl, वो टूट चुका है Na प्लस और Cl माइनस में। तो जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा के मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो जो पार्टिकल सोल्यूशन में प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर मास तो उनका आएगा ना, एक्चुअल पार्टिकल तो सोल्यूशन में रहा ही नहीं। ऐसे केस में जब भी या तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, इन केसेस में जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सोल्यूट का तो मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल से डिफरेंट आती है, या तो नॉर्मल से ज्यादा आएगी या नॉर्मल से कम आएगी। इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। माने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्जर्व्ड ओनली, ये तभी ऑब्जर्व होगा व्हेन सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सोल्यूट का यदि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन में एक्चुअल सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं होंगे, ये एक्चुअल सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, दे विल नो मोर एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो पार्टिकल एग्जिस्ट करने वाले हैं या करेंगे, दे आइदर विल बी लाइटर देन द एक्चुअल पार्टिकल और दे विल बी हेवियर देन द एक्चुअल पार्टिकल। एंड देयरफॉर जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, उसकी वैल्यू नॉर्मल से डिफरेंट आती है। Am I clear? Did you understand the meaning of association dissociation? क्यों एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ रहा है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तभी आता है जब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो। अब ये यहां पे लिख दिया मैंने कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन या डिसोसिएशन। अब किसी सोल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है या उसका डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो उसका एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट माने एक पार्टिकल यदि 2 में टूटा तो भी डिसोसिएशन हुआ, और एक पार्टिकल 5 में टूट गया तो भी डिसोसिएशन हुआ, 2 जुड़ के 1 बनाए तो भी एसोसिएशन हुआ, और 5 जुड़ के 1 बनाए तो भी एसोसिएशन हुआ। लेकिन एक्सटेंट किस में ज्यादा है? एक यदि 5 में टूटा तो ऑफ कोर्स उसकी एक्सटेंट 2 से ज्यादा होगी, या 2 जुड़ के 1 बनाए और 5 जुड़ के 1 बनाए, यदि 5 जुड़ के 1 बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स एसोसिएशन की एक्सटेंट ज्यादा होगी। तो किसी सोल्यूट का सोल्यूशन के अंदर एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो उसकी एक्सटेंट क्या है, ये सारी चीजें जानने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करते हैं। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वैन हॉफ फैक्टर। इट इज कॉल्ड वैन हॉफ फैक्टर। सोल्यूशन के जो सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चन, इवन एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं सोल्यूशन चैप्टर से, वो सारे वैन हॉफ फैक्टर पे बेस्ड होते हैं। अच्छे प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो जो है वो है, ये थ्योरी से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स बनते हैं सोल्यूशन चैप्टर के, उसमें बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो होते ही है। कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है,
RLVP का कॉन्सेप्ट होता है, डेल्टा टीबी का होगा, डेल्टा टीएफ का होगा, पाई का होगा, एंड अलॉन्ग विद दीज ऑल वैन हॉफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट और जुड़ जाता है। तो वैन हॉफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, इसको जानने से पहले मैंने आपको बता दिया वैन हॉफ फैक्टर, जिसको हम दिखाते हैं आई से। इफ actual molecular mass of solute ONMM एक्चुअल का मतलब नॉर्मल या एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हो NMM, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास OMM, then Van 't Hoff factor I will be equal to normal molecular mass upon abnormal molecular mass means observed molecular mass। यही आई का फॉर्मूला, ये आई का फॉर्मूला है और यही इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। आई मीन्स वैन 't Hoff फैक्टर is the ratio of normal molecular mass to the observed molecular mass या abnormal molecular mass। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब कि एक्चुअल मॉलिक्यूल का मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब कि मॉलिक्यूलर मास बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के पहले का मॉलिक्यूलर मास माने एक्चुअल मॉलिक्यूल का मास। और ऑब्जर्व या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ मॉलिक्यूलर मास आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये इसका जो मास होगा वो नॉर्मल होगा, इसका जो मास होगा ये ऑब्जर्व्ड होगा, एबनॉर्मल होगा। जब सोल्यूशन में ऐड किया था तो पार्टिकल ये था, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल, इसका जो मास होगा वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास होगा। और सोल्यूशन में डाला तो सोल्यूशन के अंदर एसोसिएशन हुआ और सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है वो ये आया, इसका जो मास आएगा वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा या इसको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होगा। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं वैन 't Hoff फैक्टर। I is NMM upon OMM, normal molecular mass upon observed molecular mass, या somewhere it is written as normal upon abnormal। इन दोनों के रेशियो को ही हम बोलते हैं I। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ये एसोसिएशन डिसोसिएशन यदि किसी से, अब जैसे मान लो यूरिया डाला तो यूरिया जो है वो डालने के पहले भी यूरिया के फॉर्म में होता है NH2CO NH2, और जब डालोगे तो
सोल्यूशन में भी NH2CuNH2 ही के फॉर्म में होता है ना, तो वो टूटता है ना जुड़ता है। तो उस कंडीशन में जब उसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो मॉलिक्यूलर मास की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो उसके एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही आएगी। माने ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज गोइंग टू बी इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास because it is neither undergoing association nor undergoing dissociation. वैसे ही शुगर है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है दे नाइदर अंडरगो एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ना तो जुड़ते हैं ना टूटते हैं। तो इनका नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इनका यदि मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे यूजिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस हमें तभी देखने को मिलता है व्हेन द सोल्यूट अंडरगो आइदर एसोसिएशन और इट अंडरगो डिसोसिएशन। अब केस 1, यदि मान लो किसी सोल्यूट का डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन का मतलब ओरिजिनल सोल्यूट कई सारे पार्टिकल में टूट गया, तो ये नॉर्मल, इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो नॉर्मल होगा, ये ओरिजिनल पार्टिकल है, जबकि ये वो पार्टिकल है जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो इनका जो मास आएगा वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होगा या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा। ऑब्जर्व का मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉर्मल का मतलब जो एक्चुअल है। ये जो एक्चुअल पार्टिकल है ये वो पार्टिकल है जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इसका जो मास होगा वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा, इनके मासेस जो आएंगे वो एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास होंगे। ऑफ कोर्स यदि डिसोसिएशन हुआ तो डिसोसिएशन के बाद चूंकि सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल जो है वो टूट जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहां पे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से कम होगी, एंड देयरफॉर यदि हम I की वैल्यू निकालें which is the ratio of normal molecular mass upon observed molecular mass, क्योंकि ऑब्जर्व्ड कम है नॉर्मल से, therefore the value of I is going to be greater than 1. I की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। Am I clear? I की वैल्यू 1 से ज्यादा इसलिए आएगी क्योंकि सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन के अंदर टूट जा रहा है, तो सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होंगे उनका साइज, उनका मास एक्चुअल से छोटा होगा, लाइट होगा, स्मॉलर होगा। मीन्स ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास will be lesser than the normal molecular mass, और I जो है वो नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल है, क्योंकि एबनॉर्मल कम है नॉर्मल ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स I की वैल्यू जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1। और सेकंड केस, यदि मान लो सोल्यूट का एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल जुड़ के ये बड़ा पार्टिकल बना है, तो ये एक्चुअल पार्टिकल्स हैं, ये हुआ या ये हुआ, ये एक्चुअल पार्टिकल, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो नॉर्मल है, और ये वो पार्टिकल है विच इज एग्जिस्टिंग इन द सोल्यूशन,
तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसका निकालते हैं, सोल्यूशन का निकालते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो भी उन पार्टिकल का आएगा जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, सोल्यूशन में ये पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ऑफ कोर्स यहां पे जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होगा, it is going to show the mass of this particle, and it is quite obvious that during association observed molecular mass is going to be greater than normal molecular mass, observed normal से ज्यादा होगा, and hence यदि हम I निकालें which is the ratio of normal molecular mass upon observed molecular mass, क्योंकि ऑब्जर्व्ड जो है वो ज्यादा है नॉर्मल से, therefore I जो है it will be lesser than। तो मैंने आपको क्या बताया था शुरू में ही, आई को डिफाइन करने से पहले मैंने बताया था कि आई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमें न सिर्फ ये पता चलता है कि सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, बल्कि हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन के एक्सटेंट के बारे में भी पता चलता है। क्वाइट ऑब्वियस है। आई की वैल्यू देख लो, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा डिसोसिएशन, आई की वैल्यू यदि 1 से कम हुई एसोसिएशन। अब यहां नोट बना के एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं, यहां नोट में मैं लिख दे रहा हूं, आई विच इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। केस 1, ड्यूरिंग डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के दौरान ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास विल बी लेस देन, क्योंकि पार्टिकल छोटे हो रहे हैं डिसोसिएशन में, OMM विल बी लेस देन NMM, देयरफॉर आई की वैल्यू हम निकालें विच इज द रेशियो ऑफ NMM अपॉन OMM, क्योंकि OMM कम है देयरफॉर आई विल बी ग्रेटर देन। आई की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है माने डिसोसिएशन हो रहा है, और एक और चीज, आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, दैट इज, यहां मैंने लिख दे रहा हूं यहां पे, दैट इज इफ आई इज ग्रेटर देन 1, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, और आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिसोसिएशन की एक्सटेंट उतनी ज्यादा होगी। समझो इस चीज को, जैसे एक पार्टिकल मान लो 2 में टूटा और एक पार्टिकल जो है, यही पार्टिकल यदि 5 में टूटा, 5 में, दोनों में नॉर्मल तो सेम है, लेकिन जितना ज्यादा डिसोसिएशन की एक्सटेंट होगी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास उतना कम होता जाएगा। एक 2 में टूटा और एक 5 में टूटा, यदि एक 5 में टूट रहा है तो ऑफकोर्स जो छोटे पार्टिकल बनेंगे वो बहुत ही स्मॉल होंगे, उनका मास बहुत कम होगा। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत कम आएगी, और ऑब्जर्व्ड नॉर्मल के कंपैरिजन में यदि बहुत कम आएगा तो आई की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होना डिसोसिएशन को शो करता है, और 1 से जितना ज्यादा होगा डिसोसिएशन की एक्सटेंट उतनी ज्यादा होगी। एंड सिमिलरली, समझ में आ गया ना, सिमिलरली
इफ I इज लेस देन 1, I की वैल्यू 1 से कम है, या पूरा ही मैं लिख देता हूं, यदि एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन माने पार्टिकल जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. इन दैट केस यदि I आप निकालोगे NMM अपॉन OMM, क्योंकि OMM की वैल्यू ज्यादा है, therefore I will be less than 1. I की वैल्यू 1 से कम है. इसका मतलब यह हुआ कि यदि I की वैल्यू 1 से कम आती है, 1 से ज्यादा हुई तो डिसोसिएशन, 1 से कम हुई, इसका मतलब इसका हुआ एसोसिएशन. और I की वैल्यू जितनी कम होगी, फिर समझो, दो पार्टिकल जुड़ के और एक पार्टिकल बना रहे हैं, और 3 पार्टिकल जुड़ के एक पार्टिकल बना रहे हैं. नॉर्मल तो दोनों में सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, लेकिन यहां 2 जुड़ के एक बने, यहां 3 जुड़ के एक बने. ऑफ कोर्स इसका जो है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा आएगा. माने एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन जितना ज्यादा होगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू नॉर्मल के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा होगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इन कंपैरिजन टू नॉर्मल, I की वैल्यू उतनी कम होगी. तो मैंने कहा कि यदि I की वैल्यू 1 से कम है, माने एसोसिएशन हो रहा है, और I की वैल्यू 1 से जितनी कम होगी, जितना कम होगा, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन उतनी ज्यादा होगी. और लास्ट में केस 3, एंड इफ I इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यह हुआ कि 1 इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. इसका मतलब यह हुआ कि सल्यूट इज नाइदर अंडरगोइंग एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन. नॉर्मल और ऑब्जर्व इक्वल है, माने सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअल पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअल पार्टिकल का एग्जिस्टेंस है. इसका मतलब ना तो उसका एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ I. I मैंने बताया था नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. एंड वन मोर थिंग बताया था कि when there is dissociation, observed molecular mass becomes less than normal molecular mass, and therefore I becomes greater than 1. And case second, when there is association, observed molecular mass becomes greater than normal molecular mass, and therefore I becomes less than 1. और इसीलिए I पढ़ाते समय मैंने पहले ही बता दिया था कि I क्या है, ये तो बात की बात है. For what the I is used? I is used by the help of the value of I. We not only predict that a solute is undergoing association or dissociation in the solution, but we also predict extent of association या extent of dissociation. I एक से ज्यादा है, डिसोसिएशन है. अब I एक से जितना ज्यादा होगा, डिसोसिएशन की एक्सटेंट उतनी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा. I एक से कम है एसोसिएशन,
और आई एक्स जितना कम होगा एसोसिएशन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी।